मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और दुनिया के इस हिस्से से रोजाना भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा महायुद्ध आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन कोई भी पक्ष न तो रुकने को तैयार है और न ही झुकने को। आज ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी बेसों पर स्ट्राइक की और इजराइल में तेल अवीव सहित दूसरे शहरों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला किया है। लगातार हमलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर ताजा हमला किया है। बताया जा रहा है शाही महल के पास ये अटैक हुआ है, जिसके बाद काफी देर तक धमाकों की आवाज आती रही। इसी के साथ इजराइल ने IRGC नेवी के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया है। माना जा रहा है कि हमले के वक्त नेवी मुख्यालय में कई सीनियर कमांडर्स मौजूद थे और इस हमले में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ईरान लगातार अपने हमले जारी रखे हुए। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर उसने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। इसकी कई तस्वीरें सामने आई हैं। तेल अवीव पर भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर गिरी और ये पूरी तरह से तबाह हो गई। इजराइल के लिए मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल परेशानी का सबब बनी हुई है और इससे निपटने में उसे भारी परेशानियां हो रही हैं। वहीं लेबनान के साथ उसकी लड़ाई जारी है। लेबनान पर ताजा हमलों में हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स के मारे जाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। जंग की आग अब मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी और फैलती जा रही है। लगातार हमलों से परेशान और सुरक्षा हालात को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है। हालांकि ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है, लेकिन हवाई यात्रियों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत करीब करीब नष्ट कर दी गई है और जंग का अंत बेहद करीब है। बिल्कुल, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े दावे कर रहे हैं। और वो करते ही रहते हैं पिंकी, और सबसे बड़ी हर तरह का दावा करते हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला और आज फिर एक बयान दे दिया कि बहुत जल्द युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि मुस्तफा खामनेई मारे गए कि जिंदा हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि ईरान की पूरी नेवी की पावर को, मिसाइल की पावर को, मिलिट्री की पावर को खत्म कर दिया गया है। अगर खत्म कर दिया गया है ट्रंप के अनुसार, तो फिर ये हमले कहां से हो रहे हैं? हमले कहां से हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बावजूद अगर ईरान इतना कमजोर हो चुका है, ईरान के पास कोई क्षमता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई बड़ा टारगेट बचा ही नहीं है जिसको हम हिट करें, जिसको हम लॉक करें यहां पर। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप जो है 7 देशों से अपील कर रहे हैं कि आइए हॉर्मुज़ को खुलवाइए, यहां पर आपको भी तैनाती जो है करनी होगी। उन्होंने भी मना कर दिया, नाटो के देशों ने भी मना कर दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि नाटो के देश जो अमेरिका के एक कहने पर आधी रात में कहीं पर भी खड़े हो जाते थे, वो इस ईरान युद्ध में उतरने को तैयार नहीं है। ये पिंकी बहुत बड़ी बात है। ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबंध नाटो के देशों से किस कदर बिगाड़ लिए हैं। बिल्कुल, और वो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। फिलहाल अब आपको बताते हैं महायुद्ध के 18वें दिन के बड़े अपडेट क्या हैं, ये आपको बताते हैं। तेहरान में शाही महल के पास कई बड़े धमाके हुए हैं। IRGC के नेवी हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला देखा गया है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं। इजराइल कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला देखा गया है। IRGC के नेवी हेडक्वार्टर पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। बड़े नुकसान की खबरें यहां से भी सामने आ रही हैं। 18वें दिन का बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं, टारगेट किया गया है यहां पर। इजराइल कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने बड़ा हमला करते हुए बड़ी तबाही यहां पर मचाई है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव पर ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक इसके बाद देखा गया है। इस इलाके को भी यहां पर टारगेट पर रखते हुए बड़ा हमला किया, बड़ा नुकसान हुआ। वेस्ट बैंक पर ईरान ने कई मिसाइलें दागे हैं एक के बाद एक, जिसके चलते यहां पर बड़ा नुकसान हुआ। खबरें आ रही हैं इजराइल पर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से मिसाइलें दागे हैं। हिजबुल्लाह पर अब प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपने हथियार डालिए। लेबनान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। 6 देशों ने हिजबुल्लाह से हथियार डालने को कहा है। 6 देशों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार डालने होंगे, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। क्या इन 6 देशों की अपील या फिर कहें चेतावनी को हिजबुल्लाह मानेगा? UAE ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जब यहाँ पर
पहली दफ़ा यहाँ खतरा जो है मंडराया है। ऐसे में अपने एयर स्पेस में यूएई जो है नहीं चाहता है कि कोई भी फाइटर जेट जो है यहाँ पर मंडराता नजर आए। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिहाजे से इसको बंद किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हैं। आम जन को खासी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। दीपक सर, ये 18वें दिन के बड़े अपडेट हैं आज के, और लगातार युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। और बिल्कुल इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी हैं, मेरे साथ ब्रिगेडियर विजय धीमान साहब हैं जो कि रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, वो भी एक जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले जनरल माथुर से शुरू करते हैं। जनरल माथुर, हमले रुक नहीं रहे हैं, आज 18वां दिन है, इस युद्ध को किस ओर जाता आप देख रहे हैं? कितना लंबा अब ये खींचेगा? क्योंकि बातचीत तो छोड़िए, बातचीत की शुरुआत की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जय हिंद। आपने बिल्कुल सही कहा है, एकदम सटीक आपका प्रेजेंटेशन था और बिल्कुल सही कहा है। देखिए, अब परिस्थिति ये हो गई है, क्योंकि ईरान को ये लगातार लगता चला जा रहा है कि अब अमेरिका और इजराइल की सेनाएं जीत नहीं पाएंगी। देखिए, मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दिया था, उसको दोहराता हूं। अगर इजराइल अमेरिका कंबाइंड जीत नहीं रहे हैं तो वो उनकी हार होगी, और अगर ईरान हार नहीं रहा है तो वो उसकी जीत होगी। तो अभी जो परिस्थिति है, ईरान को इस बात का पूरा गुमान है कि वो इस युद्ध को हारने वाले नहीं है। इस वजह से, यही वजह है कि जो मुस्तफा खामनेई ने अपनी नई शर्तें दी हैं, उनमें कई शर्तें ऐसी हैं जो कि किसी कीमत पे अमेरिका मान पाने के उस स्टेज में नहीं है कि आप पूरे गल्फ से अपना सारा साजो सामान उठाएं और यहां से रवाना हो जाएं। इस प्रकार की चीज जो कितना जबरदस्त ह्यूमिलेशन अमेरिका के लिए होगा, और खास करके इस वर्ष में जबकि आपके इलेक्शंस बिल्कुल सिर पे खड़े हुए हैं, तो मेरा यह मानना है कि ये लड़ाई अभी कम से कम ईरान की तरफ से समाप्त होने वाली नहीं है। वो अपनी शर्तों पर लगे रहेंगे। एक और जो बड़ा धमाका ईरान ने किया है, वो मैं थोड़ी देर में 1 मिनट बाद बताऊंगा। अमेरिका अब क्या चाहेगा? अमेरिका कोई इस प्रकार का ऑफ रैंप ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो एक इस प्रकार का अपना विक्ट्री, नोशनल विक्ट्री डिक्लेयर करे। वो यूं कह सकते हैं कि भी हमने खामनेई को खत्म कर दिया, उनकी हायरार्की में डेंट डाल दिया, उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स पे इतना नुकसान हो गया, और उनको हमने उनके ऑयल फील्ड्स पे हमने कर दिया, और शायद एक आध 2-4 चीज और करने के बाद वो एक कहेंगे अभी हम जीत गए, और शायद उसके बाद वो वहां से चले जाएं। ये उनका प्रयास रहेगा। आई कैन टेल यू वो दीपक, दे आर लुकिंग फॉर एन ऑफ रैंप। और क्या होगा वो देखने की बात है। अब जो सबसे बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर हुआ है, वो आप देखने का प्रयास करें। सबसे बड़ा हमला हुआ है कि ईरान ने अब कह दिया है कि वो तमाम देश जो कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से प्रभावित हुए हैं, आफ्टर ऑल उनको बहुत जबरदस्त दिक्कत हो रही है, वो अगर युआन में ट्रेड करेंगे तो वो इसमें से उनके तेल को और उनके एनर्जी रिसोर्सेज को जाने देंगे। ये डायरेक्ट पेट्रो डॉलर पे और अमेरिका की जो डॉलर हेजमनी है उसके ऊपर अटैक है। ये सबसे बड़ा जो खतरा अमेरिका को लग रहा है वो है 1974, याद करिए, जब सऊदी अरब ने डॉलर्स में तेल देने का निश्चय लिया था, और तब से पेट्रो डॉलर जो है वो पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी बनकर के चला आ गया। जिसको भी आयात करना है तेल का, उसको अपने पास डॉलर के रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। अब अगर कुछ देशों के लिए भी, आधे देशों के लिए भी, वो जो करेंसी डॉलर की जगह युआन हो जाएगी, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा झटका होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका पहले भी, एक लाइन और प्लीज दीपक, अमेरिका पहले भी जब ब्रिक्स का उनको लग रहा था कि ब्रिक्स देश जो हैं वो अलग करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी उनको डी डॉलराइजेशन का खतरा उस समय महसूस हुआ था, और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इसको काउंटर करने की कोशिश करी थी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो उनके पर झटका लगाया है वो यही है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हम ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, ईरान हमसे चाहता है कि ब्रिक्स ईरान पर हुए हमलों की आलोचना करे। ऑब्वियस ही बात है, वो इतनी जल्दी तो संभव नहीं होगा, लेकिन युआन में ट्रेड करना, क्या कुछ देश मानेंगे कि चीन की मुद्रा के अंदर ट्रेड किया जाए? क्या इसकी कोई संभावना आपको नजर आती है ईरान के कहने पर? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, मेरे आंकलन से इसकी संभावना बहुत ही कम है। अभी जो जनरल साहब ने बोला आपको
बहुत ठीक बोला, परंतु उसमें एक चीज थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूंगा। वो ये है कि जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है, इन्होंने 74 की बात करी, फिर हमने जो कुवैत में अटैक हुआ था, जो सदाम हुसैन के ऊपर पहला अटैक हुआ था 91 में, फिर जो दूसरा हुआ था वो भी डी डॉलराइजेशन के प्रयास के ऊपर ही था। बोला गया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और दुनिया आज भी कहती है भी कहाँ मिले वेपन्स। वो वेपन्स की बात तो थी नहीं, वो सिर्फ बनी बनाई बात थी, वो तो डी डॉलराइजेशन को करने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर ब्रिक्स का हुआ, फिर उन्होंने काउंटर किया। आज अगर ये बात होती है तो जो अमेरिकन हैं वो इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसका मैं एक छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखिए, अमेरिका ने खड़ग आइलैंड पे हमला किया, मस्टांग आइलैंड पे हमला किया, परंतु दोनों जगह पे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं किया। अगर कल को वो बोलता है कि मैं युआन में डील करूंगा तो उसका ऑयल जाने दूंगा, हॉर्मुज में तो ठीक है जाने देगा वो, परंतु खड़ग आइलैंड जो उसका पंपिंग स्टेशन है, जहां पे 90% ऑयल ईरान का जो एक्सपोर्ट होता है वहीं से लोड होता है, वो उसकी जो इंस्टॉलेशन फैसिलिटी है उसी को तबाह कर देंगे। आज अमेरिकन ने उसको हाथ नहीं लगाया है, इसलिए क्योंकि कल को अगर वो वहां पे कब्जा करते हैं या उनका वर्चस्व बनता है या उनकी कोई पपेट गवर्नमेंट बैठती है तो वो सब फैसिलिटी जो है उनको भी चाहिए। तो अगर मान लो वर्स कम कहते हैं पुश कम्स टू शव, फिर उसको अमेरिका हताश तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने बोला कि बाकी देश आने को तैयार नहीं है, यहां मेरा थोड़ा सा मत अलग है। मेरा यह मत है कि हालांकि मैं ट्रंप की किसी भी एक्शन को अप्रूव नहीं करता हूं, जो कुछ ट्रंप कर रहा है अगर उसका आर्गुमेंट सही भी है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था, तो ये काम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेटेड कोएलिशन फोर्स का था, ना कि अमेरिका का। आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बाकी रही बात की मदद मांगने का, देखिए अमेरिका के पास उनके जो तेल भंडार थे उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए थ्रू आउट, और उनको संभाल के रखा। आज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, अमेरिका को बहुत कम फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल। तो इस वक्त अगर मैं मान लो ट्रंप की तरफ से मैं डेविल्स एडवोकेट करता हूं, तो जिनको फर्क पड़ रहा है जापान को, साउथ कोरिया को, चाइना को, इंडिया को, यूरोपियन नेशंस को, वो आके खुलवाए ना गल्फ में इसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। मेरा टैक्स पेयर्स मनी आप क्यों यूज करना चाहते हैं? आप मेरे पैसे पे आपने खुद ऐश करना चाहते हैं बिना किए हुए। तो मेरा ये आर्गुमेंट है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कल को ये युआन की बात खुल के आ जाती है और कुछ लोग खुल के बोलते हैं कि हाँ हम युआन में देते हैं पैसे, आप हमारे टैंकर्स को निकलने दो, तो सबसे पहले अमेरिका का अगला अटैक, और वो कार्पेट बॉम्बिंग होगी, मे बी पेनिट्रेशन बॉम्बिंग होगी। जितनी भी पंपिंग स्टेशन फैसिलिटी खड़ग आइलैंड के ऊपर है उसको मटिया मेट कर देंगे। फिर ईरान कैसे अपना ऑयल भेजेगा? ठीक बात। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगी, होगी छबार पोर्ट के ऊपर, और छबार पोर्ट की कैपेसिटी उतनी नहीं है। और अगर वर्स्ट कम वर्स्ट अगर छबार पोर्ट से भी शुरू करता है तो अमेरिका उसको भी तबाह कर देगा। अमेरिका के पास वो कैपेबिलिटी है, वेपनरी है, स्किल्स हैं, तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो वॉर है खत्म होने का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ट्रंप चाहता है कि वो सरेंडर करे और वो दुनिया को बता सके कि देखिए मैंने ये किया है। मगर कल को अगर उसको आप और ड्राइव करेंगे तो वो फिर मानवता के लिए एक विनाशकारी होगा, और इट कैन उसका वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन आने की हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए। मेरा मतलब सिचुएशन की प्रिवेंशन करनी चाहिए पिंकी। बिल्कुल। और जिस तरीके से दिवान सर कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि वो लोग सरेंडर करें, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम करेंसी डॉलर और युआन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ईरान के संसद अध्यक्ष का भी एक बयान सामने आया, बिल्कुल ताजा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मिडल ईस्ट का स्वरूप बदलेगा और पूरी तरीके से हालात बदलेंगे, व्यवस्था बदलेगी, लेकिन यहां पर ये डिसाइड अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका के कहने पर ये सब कुछ बदलाव नहीं होगा या फिर उसकी रणनीतियों के तहत बदलाव नहीं होगा। अब ये डिसाइड हम करेंगे, हमारे रणनीति के तहत बड़े बदलाव होंगे और हमारे जो इस्लामी देश हैं, आर्थिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर हम अपनी व्यवस्था को और मजबूत करेंगे और बड़े बदलाव जो है वो देखेंगे। संजीत सिरोही सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? क्या वाकई में ईरान की इतनी बड़ी रणनीति है? क्या ये कामयाब हो पाएगी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाना इतना आसान होगा? जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं ईरान के, इतनी मजबूती कहां से आ रही है ये जो बयान सामने आ रहे हैं? पिंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जनरल माथुर साहब ने जो कहा था उस बात से वहां से शुरू करता हूं। देखिए, जैसे जनरल साहब ने कहा है, अमेरिका जीत के भी जीत नहीं पाएगा और ईरान जो है हार के भी हार नहीं पाएगा।
क्योंकि जिस देश के अंदर इतना जज्बा है जो आज 18वें दिन भी ये बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसको पता है कि वो क्या करने वाला है, और उसको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब जो है एग्जिट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं कि किस बहाने से वो वहां से बाहर निकले, क्योंकि वो बाहर निकलना चाहते, वो युद्ध को ज्यादा नहीं चलाना चाहते। उनको ही पता है कि जितना युद्ध आगे चलेगा उतना ही ज्यादा उनकी कमजोरियां एक्सपोज होंगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने नेवी को बिल्कुल खत्म कर दिया, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो नेवल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला कर रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि हमने पूरा 100% एयरफोर्स नेवी खत्म कर दी, दूसरी तरफ जो है बाकी देशों से वो गुहार कर रहे हैं मदद के लिए कि अपने नेवल शिप्स भेजो ताकि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोला जाए। नाटो को धमकी दे रहे हैं कि आपके लिए आपका फ्यूचर जो है बहुत खराब होगा अगर आप मदद नहीं करेंगे। तो मदद आदमी वही मांगता है सिंपल लैंग्वेज में जो आदमी कमजोर पड़ रहा होता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम कमजोर पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल आता है, युआन की बात हो रही थी, जला साहब ने भी कहा और ब्रिगेडियर धीमन ने भी कहा, मेरा ये मानना है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब में अब इतना दम नहीं है कि वो जो है अगर डी डॉलराइजेशन की बात होती है, अगर युआन की करेंसी में ईरान जो है एक्सेप्ट करता है करेंसी, तो उसके बाद वो खराब आइलैंड्स में या और कोई करेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़ाई कभी ना कभी किसी स्टेज पे खत्म होगी, उस स्टेज पे रजीम कोई भी हो उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर वहां पे जो है खराब आइलैंड्स को ऑयल जो उनका फैसिलिटी है वो सारी खत्म कर दी जाए। अगर वो खत्म कर दी जाती है तो फिर ईरान भी जितनी ऑयल साइट्स है मिडिल ईस्ट में उनको खत्म करेगा। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप साहब उस लेवल तक जाएंगे। और मैं तो यहां तक मेरा ये मानना है कि युआन नहीं, ईरान ये भी कहेगा कि डॉलर के अलावा आप किसी भी करेंसी में पेमेंट करोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल, तो ये आप इसका भी इंतजार करिए, क्योंकि अब जो है एस्केलेशन लेडर जो है वो ईरान की तरफ से बढ़ रही है, ना कि अमेरिका की तरफ से बढ़ रही है। अमेरिका और इजराइल की शुरू में आप देखेंगे पहले हफ्ते में 2 हफ्ते में उनकी एस्केलेशन लेडर उधर से बढ़ रही थी। अब ईरान के एस्केलेशन, उनकी डिमांड देखो, उनके राष्ट्रपति साहब क्या डिमांड कर रहे हैं, मुस्तफा साहब क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये पलड़ा इस टाइम जो है ईरान का भारी है। और मैं दोबारा कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब में अब इतना नहीं दम है कि वो खराब आइलैंड्स के ऑयल इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल तबाह कर दे। तो सबसे बड़ी बात पिंकी यहाँ पर एस्केलेशन लेडर कि युद्ध कितना घातक होता जा रहा है। इस एस्केलेशन लेडर में आज ईरान कहां खड़ा है, अमेरिका कहां खड़ा है, इसकी भी बात करेंगे। ये एक्सपर्ट बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि क्या इसके बाद कोई न्यूक्लियर वॉर जैसा खतरा भी एस्केलेशन लेडर के बढ़ने के साथ हो जाएगा। और ये एस्केलेशन लेडर, आश्चर्य की बात है कि ईरान बढ़ा रहा है। ईरान इस युद्ध को और ज्यादा तेज करता जा रहा है और ज्यादा तीव्र करता जा रहा है। अब देखिए मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट की महाजंग में अब दोनों पक्ष पूरी ताकत के साथ दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। रणनीति में थोड़ा बदलाव करते हुए अब निशाने पर दुश्मन का पावर सेंटर है। अमेरिका और इजराइल तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और वहां पर शाही महल से लेकर खामनेई से जुड़े ठिकानों और चीजों पर अटैक कर रहे हैं। मकसद साफ है, दुश्मन के मनोबल के तोड़ने के साथ उस पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार। बिल्कुल, अमेरिका इजराइल हमलों के बाद तेहरान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सादाबाद पैलेस परिसर के आसपास कुछ ही मिनटों के अंतराल में कई तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक धमाकों का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले शहर के केंद्र में बड़े हमले की खबर सामने आई थी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शाही महल सादाबाद पैलेस के पास यह अटैक हुआ है। इससे पहले हमलों में उस प्लेन को नष्ट कर दिया गया था जिसका इस्तेमाल खमेनी किया करते थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कर्ज, शहर यार और शिराज की ओर जाने वाले इलाकों में भी हमलों की सूचना मिली है। यही रणनीति ईरान ने भी अपनाई हुई है। वो इजराइल के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है ताकि तबाही बड़ी हो सके। ताजा हमलों में अमेरिका और इजराइल ने तेल अवीव पर बड़ा अटैक किया है। विध्वंसक मिसाइल से एक हाई राइज बिल्डिंग पर ईरान ने हमला किया है, जिससे चंद सेकंड में बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई। खबर है कि इसमें रहने वाले सभी लोग मारे गए। एलपीजी संकट से जूझ रहे भारत के लिए आज राहत की दोहरी खबर है।
ईरान के युद्धग्रस्त समुद्री इलाके होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए एलपीजी लेकर शिप नंदा देवी गुजरात पहुंच गया है। एलपीजी से भरा जहाज गुजरात के जामनगर स्थित वाडीनार पोर्ट पर पहुंचा है। इसमें 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है। आज सुबह भारत की समुद्री सीमा में इसने प्रवेश किया तो इसके पीछे पीछे भारतीय झंडे वाला तीसरा जहाज जग लाड़की भी आ रहा है, जो कि एक तेल टैंकर है। इससे पहले मिडिल ईस्ट जंग के बीच तिरंगे वाला पहला भारतीय जहाज शिवालिक कल शाम गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद के बीच हुई बातचीत के बाद शिवालिक एलपीजी टैंकर पहला जहाज है जिसे ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने दिया है। इसके बाद एलपीजी टैंकर नंदा देवी को भी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में एलपीजी गैस लेकर 2 जहाज भारत पहुंच चुके हैं, जिससे गैस सप्लाई को लेकर बनी चिंता के बीच राहत की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध जैसे हालातों के बीच ये जहाज भारत पहुंचना एलपीजी क्राइसिस से जूझ रहे भारत के लिए एक अहम कदम जो है वो माना जा रहा है। एक अहम कदम के साथ ही साथ थोड़ी सी राहत जो है वो देखी जा रही है। कितनी राहत दीपक सर इससे? बड़ा सवाल ये है कि इससे कितने दिन की सप्लाई होगी। दरअसल ये जो टैंकर आए हैं लगभग 91 लाख मीट्रिक टन इसके अंदर गैस है, और ये जो गैस है ये गुजरात में भी उतारी गई है, वेस्ट में भी उतारी गई है, और इसको साउथ भी भेजा जा रहा है ताकि आप एलपीजी सिलेंडर्स को रिफिल कर सकें। लेकिन ये बमुश्किल 1 दिन की सप्लाई है। भारत के अंदर 1 दिन के अंदर 1 लाख मीट्रिक टन गैस का उपयोग होता है, एलपीजी का उपयोग होता है। तो पिंकी, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में भारत के अभी भी कई जहाज खड़े हुए हैं। क्या उनको भी निकलने की अनुमति ईरान की तरफ से मिलेगी? क्या भारत सरकार इसके बारे में बात करेगी? क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 टैंकर निकल के आए हैं, जिसमें एक में एलपीजी है, 2 में एलपीजी है और एक में क्रूड ऑयल। अब इस पर नजर होगी कि भारत और ईरान की अगली बातचीत के अंदर क्या कुछ निकलता है। और खबर ये भी आ रही थी कि ईरान ने कई सारी चीजों की मांग की है भारत से। एक न्यूज एजेंसी ने ऐसा रिपोर्ट किया था कि ईरान भारत से कई सारी चीजें चाहता है। कुछ जहाजों के साथ विवाद हुआ था, 3 जहाज भारत ने जो है ईरान के उसकी कस्टडी के अंदर हैं। इसके अलावा जो है कई सारी दवाइयां वो भारत से चाहता है। आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भारत सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर है, और इसीलिए दवाइयों के लिए पूरी दुनिया दवाई, और आपने देखा था वैक्सीन मैत्री, हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन भेजी थी। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि भारत अब इन बातों पर क्या कदम उठाता है, और ईरान जो है ईरान आगे भारतीय जहाजों को निकलने का रास्ता देता है, क्योंकि सप्लाई कंटिन्यूअस होनी चाहिए, नहीं तो भारत जैसे बड़े देश में दिक्कत होगी। पिंकी, बिल्कुल। तो यानी कि दीपक सर, यहाँ पर ईरान जो दोस्ती निभा रहा है भारत के साथ, वो खाली एक तरफा नहीं निभा रहा है, उसको भी भारत से बदले में चाहिए। हर कोई देश चाहता है, बिना लेन देन के कुछ नहीं होता पिंकी, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, और इसलिए अब भारत को लेकर अब ईरान जो है अपनी एक रणनीति अब दिखाएगा कि मुझे बदले में ये चाहिए, तभी हॉर्मुज जो है आपके लिए खुला रहेगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि जो राहत की खबर सामने आई है उसमें कैसे राहत देखी जा रही है। समंदर से राहत वाली खेप के बारे में आपको जानकारी देते हैं। शिवालिक आया 46,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर कल पहुंचा है शाम के वक्त पर, और जिसको लेकर बड़ी राहत जो है वो देखी जा रही है। लेकिन जैसा कि दीपक सर ने बताया कि ये राहत जो है ज़्यादा दिनों की नहीं है, ये बेहद ही कम दिनों की राहत है। फिलहाल देखना होगा कि क्या इसके बाद और भी टैंकर जो हैं वो आते हैं या नहीं। नंदा देवी जब पहुंची है तो 46,000 मैट्रिक टन एलपीजी, ये जहाज भी 46,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। लंबी कतारें देश में हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से सिलेंडर को लेकर लगी हुई हैं, उसी बीच इसको बड़ी राहत जो है वो माना जा रहा है। लेकिन लगातार इस तरह के जहाज और आएंगे तभी जाकर ये राहत जो है वो बरकरार रह सकती है, तभी जाकर ये लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर गैस एजेंसियों के बाहर से टूट सकते हैं। इस सिलेंडर संकट से जूझ रहे देश को राहत की उम्मीद है। इस शिप के पीछे क्रूड ऑयल लेकर एक टैंकर जगलाड़की भी भारत पहुंचा है। 80,000 क्रूड ऑयल लेकर यहाँ पर जगलाड़की जो है वो भारत पहुंचा है। इससे भी बड़ी राहत है। कम से कम यहाँ पर लोगों को अब विश्वास है कि यहाँ एलपीजी का जो संकट है वो लंबे वक्त तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकाएक करके जहाज जो है वो आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा पैनिक तो कम होगा ही दीपक सर। पैनिक कम होगा। बेसिकली
ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देगा लोगों में, लेकिन जो संघर्ष है जमीन पर वो अभी भी चल रहा है, अभी भी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। और एक खबर मैं आपको और दे दूं पिंकी, पेट्रोल जो मिलता है लोगों को, डीलर्स को जो पेट्रोल मिलता है तेल कंपनियों से, वो क्रेडिट पर मिलता है, यानी वो तेल खरीदते हैं और बाद में उसका भुगतान बेचने के बाद जो है वो ऑयल कंपनियों को करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आज रात 12 बजे से वो क्रेडिट बंद कर दिया है। वो क्रेडिट जो तेल कंपनियां हैं उनने बंद कर दिया है। क्यों हुआ है ये देखने वाली बात होगी। और ये भी निश्चित है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इससे हमारी एलपीजी गैस सप्लाई पर और तेल की सप्लाई पर लंबा असर पड़ सकता है। एलपीजी इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की एलपीजी की उतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी कैपेसिटी हमारे पास पेट्रोल की है। पेट्रोल हम 74 दिन तक का कर सकते हैं, लेकिन एलपीजी हम 1 से 2 हफ्ते से ज्यादा का नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक बड़ा कारण है। इस बीच अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारत ने अपने 2 युद्धपोतों को होर्मुज स्ट्रेट में तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना ने उन व्यापारिक जहाजों और टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही में मदद के लिए युद्धपोतों के 2 टास्क फोर्स तैनात किए हैं, जो ईरान के पास होर्मुज स्ट्रेट को पार करके भारत में गैस और कच्चा तेल ला रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के सुरक्षा में चल रहे इन जहाजों को हर संभव सहायता और सहयोग दिया जा रहा है। तो ये जो हुआ है ना, ये हुआ है क्या बोलते हैं अपना होर्मुज स्ट्रेट के पास। अभी नंदा देवी और शिवालिक के दोनों जो आए हैं एलपीजी के टैंकर, इन दोनों टैंकर को भारतीय नेवी ने एस्कॉर्ट किया था भारत आते तक। सीधे हम हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे पास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीत सिरोही जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर धीमान साहब। जनरल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एलपीजी मामले में हमको सिर्फ 1 दिन की राहत मिल रही है, आगे सप्लाई चलती रहे, इसके लिए भारत सरकार को अब और क्या करना चाहिए? और होर्मुज स्ट्रेट में जो बाकी ऑयल टैंकर्स खड़े हुए हैं, एलपीजी टैंकर खड़े हुए हैं, इसके लिए जो है क्या क्या होना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? दीपक, कल जो मेरा आखिरी सेंटेंस था वो यही था कि जब तक कंटिन्यूअस सप्लाई दोबारा शुरू नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके 2 पहलू होते हैं दीपक, मैं आपको बता रहा हूं। एक पहलू तो यह है कि जो आपके गैस के जो टैंकर्स हैं उनका शिपमेंट, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आ जाए। दूसरा यह है कि वो गैस कहां से आ रही है। वो गैस कतर से आ रही है, वो गैस किसी और गल्फ कंट्री से आ रही है, तो उस कंट्री की हालत क्या है? क्या वो गैस देने की परिस्थिति में है? क्या कतर पे लगातार हमले हो रहे हैं? क्या बहरीन से हम इसको आसानी से ले पा रहे हैं? तो दोनों चीजों को हमें देखना पड़ेगा। इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि जो हमारे सप्लायर्स हैं एनर्जी के, वो एनर्जी के सप्लायर्स लगातार सप्लाई करते रहे, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो शिपमेंट है वो लगातार निर्बाध रूप से इससे आता रहे, क्योंकि जब तक आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई लाइन चालू नहीं होगी आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने ऑलरेडी हमारे देश ने आपने जो प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब बताता हूं। 2 तरीके हैं। एक तो ये कि ये जो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप इस बात का यकीन करें कि आपके टैंकर्स को फिल किया जाए और फिर उनको सेफली वहां से आने दिया जाए, पहली बात। दूसरी चीज ये होती है कि हम अपने इसको और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम नॉर्वे के साथ बातचीत में हैं, हम कनाडा से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, तो उसको और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और जो फैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं उनके हिसाब से जो हमारा 55% बाहर से आता था, 45% यहां से आ रही थी, वो 55 बढ़ करके अब करीबन 70 या 75% के आसपास हो गया है। तो दूसरा तरीका वो है, लेकिन हमको लगातार अपनी विदेश नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां तक सवाल ईरान की, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आपने कहा दीपक बिल्कुल सत्य है, गिव एंड टेक। आप कुछ करिए तभी वो अन्यथा आप मुझे बताएं कि क्या वजह है कि वो क्यों आने देगा। तो हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति में अगर आपसे मेडिसिन की दरकार है तो उसको देना चाहिए हमें, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो कोई भी हो, आज वहां पर मानवीय सहायता की आवश्यकता है और वो मानवीय सहायता
बिल्कुल हमें जब भी संभव हो सके तब देनी चाहिए। ये मानवीय सहायता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने आपको खतरे में डाल करके, वहां परिस्थितियां ठीक होनी चाहिए। और ये मानवीय सहायता न केवल हम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस बात का यकीन करना ठीक है। चाहिए कि जहां पर भी मानवीय सहायता की, एक मिनट और प्लीज, है उसको करना। और तीसरी चीज ये होती है कि हमको अपने अंदर यहां पर इसके गैस के कंजम्पशन को और गैस के मिसयूज को कम से कम बंद करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर सकें और इस मुश्किल समय से निकल सकें। दीपक। ठीक है, मैं सीधे कर्नल संजीत सिरोही जी के पास चलता हूं। कर्नल जी, कंटिन्यूअस सप्लाई की बात हुई है, लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई में हमको ईरान के साथ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो मैंने पढ़ी तो वो आपको बता दी, और क्या क्या गिव एंड टेक ईरान के साथ हो सकता है, किन किन जगहों पर हम ईरान की मानवीय सहायता कर सकते हैं? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो आप जनरल साहब ने बताया उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि प्रॉब्लम ये तो टैंकर आपके ऑलरेडी भरे हुए खड़े थे, आप उनको निकाल के यहाँ ला रहे। प्रॉब्लम ये है कि क्या जो खाली होने के बाद ये टैंकर वापस जाएंगे, क्या ये रिप्लेनिश होंगे, नहीं होंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि कतर से हमारी 90% जो हमारी जो है ये एलपीजी आती थी, ये कतर से आती थी। कतर ने अपना जो है गैस प्लांट पूरे के पूरे बंद कर दिए। तो ये समस्या सिर्फ निकालने की तो है, निकाल तो लाएंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या हमको ईरान की बातें माननी चाहिए। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले देश का हित है, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, रूल्स रेगुलेशन, ये सब चीजें बाद में आती है। जब बाकी कोई देश इंटरनेशनल लॉज की, इंटरनेशनल रूल्स की परवाह नहीं कर रहा, तो हमें भी इन हालातों में, क्योंकि हमारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बेशक गवर्नमेंट इमरजेंसी ना लगाए लेकिन सिचुएशन इमरजेंसी है, क्योंकि तेल और बाकी चीजें हैं उसका तो आदमी, चलो आप ये कर दोगे कि जी कोई गाड़ी अकेली एक पैसेंजर नहीं जाएगा, गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, वो चीजें आप कर सकते हो। जैसे जो है ऑड इवन नंबर कर दो, कुछ ना कुछ सरकार रास्ता निकालेगी। लेकिन गैस कुकिंग एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप घर के जो है कोई भी आदमी एक दिन नहीं रह सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हमको ईरान की जो शर्तें हैं, उनकी शर्त 2-3 शर्तें। सबसे पहली शर्त उनकी है कि जो ईरान के टैंकर्स फरवरी के महीने में हमने पकड़े थे, जो मुंबई में मेजगॉन डॉक के ऊपर जो जिनको रखा गया है, उनको एकदम रिलीज करना चाहिए। कोई भी वजह दे के रिलीज करो, जो भी करो रिलीज दे। नंबर 2 जो है, जहां तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात है, भारत ने हमेशा जो है ये देखे बिना कि हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, वो हमेशा जो है कोरोना के टाइम में हमने सबको, दुनिया को वैक्सीन दी। तो अगर ईरान हमसे जो है दवाइयां मांग रहा है तो वी शुड गिव देम, और उनको लिबरली जितनी मदद कर सकते हैं हमको मदद करनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी दुख में साथ देता है तो वही याद रहता है, खुशी की बातें याद नहीं रहती। और तीसरा, अगर वो हमसे जो है मेडिकल इक्विपमेंट मांग रहे हैं तो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट की इतनी बढ़िया अच्छी कंपनियां हैं, हमको मेडिकल इक्विपमेंट भी देना चाहिए। तो हमको बजाय इसके कि हम ईरान का ओपनली समर्थन करें, हमको ये चीजें इमीडिएटली करनी चाहिए ताकि हमको अपना इंटरेस्ट दिखाई दे। हर देश अपना इंटरेस्ट देख रहा है। अमेरिका को कोई फिक्र नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले कि ना खुले, क्योंकि वो तेल के ऊपर निर्भर नहीं है, वो गैस के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उसके ऊपर निर्भर है और हमारे देश की 145 करोड़ जनता कुकिंग गैस के ऊपर निर्भर है, तो जो भी कदम उठाने पड़े सरकार को, बाकी जो प्रोहिबिटरी है, प्रिवेंटिव कदम है, उठाने चाहिए। जो होर्डिंग करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना जो भी निकाल सकते हैं हमको निकालना चाहिए। दीपक जी, मैं सीधे ब्रिगेडियर धीमान के पास चलता हूं। ब्रिगेडियर धीमान, नाटो के देशों की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने देखा और नाटो के देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ इनकार कर दिया। ये वही नाटो के देश हैं जो आधी रात में अमेरिका के साथ उसके एक इशारे पर खड़े हो जाते थे। वर्ल्ड डायनामिक्स में ये क्या बदलाव हो रहा है? नाटो के इन देशों को इनकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले नेटो के जो रिस्पॉन्स आया है और साथ में जो ट्रंप साहब की धमकियां हैं, जो उनका एटीट्यूड है, मेरे हिसाब से नेटो इज फिनिश्ड, या उस फिनिश होने की कगार पे है। नंबर 1, क्योंकि नेटो के आर्टिकल 5 चार्टर 5 में अंदर
बड़ा क्लियर है, अगर एक युद्ध हो रहा है किसी के ऊपर तो सबने चलना है। तो ये वो लोग इनकार कर रहे हैं, वो भी इसीलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनके जो अपने राष्ट्र हित हैं वो उनके फेवर में नहीं जाते, इसलिए इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी भी तरफ से जो उनका आर्ग्यूमेंट है वो भी गलत नहीं है, परंतु जो ट्रंप का आर्ग्यूमेंट है, मैंने फिर बोला ट्रंप को मैं सपोर्ट नहीं करता, परंतु जो उसका आर्ग्यूमेंट है कि भाई काम तो तुम्हारा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से अगर टैंकर्स निकालने हैं, तुमने निकालने हैं, तो मेरे से क्यों काम करवा रहे हो, ये तो तुम भी आगे मदद करो, वो भी जायज है। तो इसलिए ये एक जो ना बड़ा जबरदस्त बदलाव आने वाला है। जैसे पहले भी जब ये ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की थी तो उस वक्त भी यही बड़ी डिबेट शुरू हुई थी कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने बोला या हमारे कुछ साथियों ने बोला कि देखिए ये एक नया आयाम आ रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के रिलेशंस में, एक नई डायमेंशन आ रही है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन समझिए, ना कि डिस्ट्रक्शन। अगर इसका अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये जो इस किस्म का जो विवाद चल पड़ा है, अब देखिए ब्रिटेन एक तरफ तो बोल रहा है हम डायरेक्टली नहीं आएंगे, कियर स्टारमर का आज भी बयान था, परंतु अपना बेड़ा क्यों भेजा उन्होंने, यहाँ पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप क्यों भेजा। जर्मनी बोल रहा है, जर्मनी अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट थी कल ईयू की दोपहर के टाइम पे, वहां जर्मनी ने बड़े ही नपे तुले अंदाज में बोला कि हम करेंगे नहीं। खुल के ग्रैंड स्टैंडिंग कोई नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रैंड स्टैंडिंग करने का मतलब होता है कि आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यानी कि एक मल्टीपोलरिज्म जो बोलते हैं, मैं इसको ओमनीपोलर वर्ल्ड बोलूंगा। यहाँ पे एक मुद्दे पे आप उस देश के साथ खड़े हैं, दूसरे मुद्दे पे उस देश के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये हर चीज मुद्दा स्पेसिफिक है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट क्या है उसके स्पेसिफिक से मैंने चलना है। जैसे अभी भी कल साहब ने भी बोला कि भारत के हित में अगर हमें उनकी मदद करनी है तो वी मस्ट डू इट, व्हाई नॉट। तो यही बात तो पश्चिमी देश भी कर रहे हैं, तो वो भी अपना हित देख रहे हैं, वो अपने एलाइज को नहीं देख रहे, या ट्रंप से डर नहीं रहे। और ट्रंप अगर जहां तक उनके पास इस वक्त पावर है, मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, अब ट्रंप और यूरोपियन कंट्रीज मिला के हमारा $400 बिलियन का ट्रेड उनके साथ है, हम उसको एकदम से ग्रैंड स्टैंडिंग करके कोई बड़ा बात करके हम उसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, जो कुछ भी करना है वो डिप्लोमेटिकली गुपचुप तरीके से करना है और अपने कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखना है। ठीक है, मेरे साथ आर्थिक मामलों की जानकार हेमा गुप्ता जी जुड़ गई हैं। हेमा गुप्ता जी के पास चलते हैं। हेमा जी ये बताइए, एलपीजी के 2 टैंकर और तेल का 1 टैंकर ये अब आ रहा है, लेकिन मामला कंटिन्यूअस सप्लाई का है, ये ऊंट के मुंह में जी रहा है, तो मार्केट इसके बारे में क्या सोच रहा है, और एलपीजी और ऑयल के इस संकट से निपटने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें ईरान का ये मिसाइल अटैक की तस्वीरें आ रही है। देखिए कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं, ये कहाँ की तस्वीरें बता दीजिए हेमा जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। ये देखिए ये पूरी बिल्डिंग है, ईरान ने मिसाइल मारी और ये पूरी बिल्डिंग चंद मिनटों में तबाह हो गई। ये देखिए, फिर से दिखाइए इसको, फिर से दिखाइए। ये देखिए ये एक बिल्डिंग पर मिसाइल गिरती है या ड्रोन गिरता है, पता नहीं क्या गिरा, नहीं मिसाइल है, माफ कीजिएगा, मिसाइल है, और ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाती है। कितनी हाई राइज बिल्डिंग है, पिंकी दिख रहा है ना आपको? सिर्फ धुआं उठता नजर आ रहा है, 1 सेकंड में ये बिल्डिंग जमीन में मिट्टी में मिल जाती है और उसके बाद सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। कौन बचा होगा इस भयानक घटना के अंदर, कौन बचा होगा? किसी के बचने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम तो यही दुआ करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि बिल्डिंग खाली हो, पहले ही मिसाइल अटैक आ गया हो और ये बिल्डिंग खाली हो जिससे कोई मारा गया ना हो। हेमा गुप्ता जी, क्या मार्केट में बस चल रहा है एलपीजी को लेकर और ऑयल को लेकर? अनम्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो ये तबाही का मंजर चल रहा है, जो ये तबाही चल रही है और इसमें जो सबसे ज्यादा शॉर्टेज क्रिएट हुई है एलपीजी और ऑयल की, तो अभी तो आप कितने भी मतलब कैलकुलेशन लगा लीजिए या कितना भी आप देख लीजिए, डाटा देख लीजिए, लेकिन अभी ये शॉर्टेज बनी रहने वाली है, कोई भी रिलीफ इससे नजर नहीं आता है आगे आने वाले 2-3 महीनों तक। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कंजप्शन और प्रोडक्शन की। अगर मैं एलपीजी की बात करूँ तो देखिए क्या है कि जिस तरह का सिनारियो मार्केट में बना है उस तरह की कंजप्शन के लिए हम रेडी नहीं थे।
एक आदमी ने 3 सिलेंडर ले लिए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट एक की थी। तो आप देखिए ना, 3 टाइम कंजप्शन तो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई सडनली, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। अभी क्या है कि ओवरऑल हमारे पास शॉर्टेज क्रिएट हो चुकी है, क्राइसिस में हम आ चुके हैं, और ये ऐसी एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। हालांकि काफी स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए गए हैं, या लोग भी अपने घरों में बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, कटौती तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं अपने जीवन के अंदर सभी। तो आप ये समझिए कि अब एक अच्छी बात है कि हमारे पास एलपीजी का प्रोडक्शन भी है। 40% जो प्रोडक्शन है हम खुद करते हैं, जिसमें कि अभी ये स्टेप्स लिए गए हैं कि ये इस प्रोडक्शन को और 20-30% इंक्रीज किया गया है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि रिलायंस कंपनी हो गई, और भी जो कंपनीज है जो प्रोड्यूस करती है एलपीजी गैसेस प्रोड्यूस करती है, तो उन पे काम चल रहा है, प्रोड्यूस वहां से किया जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि हमारा जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है कतर। तो कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है, अब यहाँ पे भी शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये कंट्रीज कंफर्टेबल तो है ही नहीं, और दूसरा ये कंफर्टेबल होती हुई भी नजर नहीं आती है। वो तो हमारे रिलेशंस इनके साथ अच्छे रहे हैं, ईरान के साथ, अदर इन कंट्रीज के साथ, जो कि हमें एक रिलीफ मिल गया है कि हमारे टैंकर इन्होंने अलाउ कर दिए हैं वहां से। अदरवाइज तो आप देखिए कि जो हालात चल रहे हैं उसमें बड़ा मुश्किल ही है ये अनुमान लगाना। लेटर सूनर हमें इस शॉर्टेज को फेस करना पड़ेगा, इससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो उसके लिए ये कि स्टोरेज ना करके आप एक रिजनेबल तरीके से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट होने वाला है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये ऐसी चीज नहीं है जो सिलेंडर आप घर में लेके जाते हैं वो अगले दिन खत्म हो जाता है। इसका एक टाइम पीरियड होता है 30 से 35 दिन, 25 दिन का, और आप इसे थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हैं अपने यूसेज को कम करके। तो कंप्रोमाइजिंग वाली स्थिति बनी हुई है, सबको सोचना पड़ेगा इसके लिए। और ये जो बेकार की रूमर्स हैं इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि ऐसी स्थिति जब भी देश के अंदर बनती है तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा ही ऐसा टाइम आ जाता है कि दूसरी पार्टी इनका फायदा बहुत उठाती है, अफवाहें बहुत निकल के आने लग जाती है, प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, उल्टी सीधी बातें होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन के लिए ये लोग खुद ही जैसे मैंने पीछे देखा गैस एजेंसीज के बाहर बहुत भीड़ जमाती है। अगर उनके घरों में जाके देखा जाए तो कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है किसी के पास, लेकिन एक जो डर था ना कि हमें स्टोर ठीक है। करके रखना है जिसके पास। जी नहीं, आप कंक्लूड तो कर वो लीजिए एक- अपनी बात को। जी जी जी, तो वो एक चीज हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, और ये भी हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर कि अल्टीमेटली शॉर्टेज आने वाली है और ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, शॉर्टेज आने वाली है, क्रिएट हो चुकी है, बेहतर मैनेजमेंट कैसा हो इस पर सबकी निगाहें हैं सरकार की तरफ से। और हमारी अपील है, लाइफ टाइम्स की अपील है आप तमाम लोगों से जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आप इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे कुकिंग के वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गांव के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो गाय के गोबर और भैंस के गोबर से कंडे बनते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और उसकी बिक्री में बढ़ोतरी आई है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, ये नेशनल क्राइसिस है, समझदारी से गैस और तेल का उपयोग करें। फिलहाल एक ब्रेक के बाद पिंकी आपको बताएंगी युद्ध से जुड़ी 25 तस्वीरें।